हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एमबी पब्लिकेशन के बुक से सीजीएल टीयर 1 के क्वेश्चंस को। ठीक, ये जो है लेसन्स आपको एमबी पब्लिकेशन के बुक से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक, ये सीजीएल टीयर 1 2018 के क्वेश्चंस हैं। लिखा गया है 2017 यानी कि सेशन 2017, लेकिन एग्जाम जो है कंडक्ट हुआ था एसएससी के द्वारा 2018 में। ठीक, और ये जो है सेट नंबर 20। अगर आप इसके प्रीवियस लेसन्स को देखना चाहते हैं तो आप जो हमारा यूट्यूब चैनल जिस पर आप अभी लेसन को देख रहे हैं उसके आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहां पे आपको मिलेगा एमबी बुक सॉल्यूशन 2016, एमबी बुक सॉल्यूशन 2019 और अभी हम लोग कर रहे हैं एमबी बुक सॉल्यूशन 2018। ठीक, तो 2016 के क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं। 2019 के क्वेश्चंस में टोटल जो है 44 सेट्स हैं, जिसमें से 40 सेट्स कंप्लीट हो गए हैं, 4 सेट्स इसमें रिमेनिंग है और अभी हम लोग कर रहे हैं 2018 के क्वेश्चंस को। ठीक, तो लेसन को कंप्लीट देखिएगा। अगर आपको कुछ समझ में ना आए, कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, ये है सेट नंबर 20। हम लोग शुरू किए हैं सेट नंबर 15 से। ठीक, पहले हम लोग सीजीएल के 25 क्वेश्चंस करते हैं, फिर सीएचएसएल के 25 क्वेश्चंस, फिर सीपीओ के 50 क्वेश्चंस, फिर स्टेनोग्राफर के 100 क्वेश्चंस और फिर सीजीएल मेंस के 200 क्वेश्चंस। ठीक, तो आप प्रीवियस लेसन्स को भी देख सकते हैं, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है सेपरेटली, तो आप वहां पर लेसन्स को देखकर समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। अगर कहीं पर आपको दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करिएगा। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के लिए डायरेक्शन है कि आप अगर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसमें 4 पार्ट्स किए गए हैं, इनमें कोई एक पार्ट में एरर हो सकता है, वही आपको अपने राइट आंसर के रूप में चुनना है। अगर आपको लगता है उसमें कोई एरर नहीं है तो हम जाएंगे नो एरर ऑप्शन के साथ। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। हार्डली हैड आई रीच्ड द एग्जीबिशन वेयर आई लर्नड अबाउट द मेजर रॉबरी। ठीक, तो देखिए हम लोगों ने क्या सीखा है कि हार्डली के बाद जो दूसरा सेंटेंस कनेक्ट होता है वो वेन से होता है, सिर्फ और सिर्फ वेन से होता है। चूंकि हार्डली हैड आई रीच्ड हम लोग पढ़ रहे हैं एग्जीबिशन, हार्डली हैड आई रीच्ड द एग्जीबिशन, उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा है कि वेन से कनेक्ट करना चाहिए, और यहाँ पर दिया हुआ है वेयर, तो ये गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन बी में। वेयर के जगह हम क्या यूज करेंगे, वेन का यूज करेंगे। ठीक, ऑप्शन बी में आपका एरर है। क्वेश्चन नंबर 2, नो सूनर डिड द सनराइज वेन द रिज्यूम्ड जर्नी आफ्टर हैविंग अ हैस्टी ब्रेकफास्ट। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कल भी ये क्वेश्चन इस प्रकार का आया था कि नो सूनर के बाद जो है हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर वेन का यूज नहीं होगा, देन का यूज होगा। ठीक, तो यहाँ पर फिर से आपका ऑप्शन बी में एरर है। हम वेन के जगह क्या यूज करेंगे, नो सूनर के साथ देन का। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या सीखा, 2 ग्रामेटिकल रूल्स हो गए आपके लिए कि हार्डली के साथ जो दूसरा सेंटेंस आएगा उसके साथ आप वेन का यूज करें। ठीक, नो सुनर के साथ जो दूसरा सेंटेंस आएगा उसके साथ क्या यूज करेंगे, देन का। तो ये आपके ग्रामेटिकल रूल्स हैं, आप इसे अच्छे से समझकर याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 to 4 यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। आते हैं 3 पे, ही फिल इन द ब्लैंक टू द प्रॉब्लम ऑफ एयर पॉल्यूशन इन हिज स्पीच। अब देखिए यहाँ पर जो 4 ऑप्शंस गिवन है, यहाँ पे आपको वर्ड मीनिंग, अगर आपको इनका अर्थ नहीं पता है तो आप अपना ऑप्शन जो है गलत ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया क्या कि हम वर्ड मीनिंग्स पर ध्यान दें, क्योंकि हर एक चीज में आपको वर्ड मीनिंग, अगर आप सिनोनिम टू पढ़ रहे हैं तो वर्ड मीनिंग, फिल इन द ब्लैंक पढ़ रहे हैं तो वर्ड मीनिंग, यहाँ देखिए करेक्ट स्पेल्ड मिस स्पेल्ड, तो यहाँ पर भी वर्ड मीनिंग, फिर अगर आप पैसेज सोल्व करेंगे तो वहां पर भी वर्ड मीनिंग। तो आप जितना अपने वोकैबुलरी पर ध्यान देंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। ठीक, तो उसके लिए जो है हम क्या किए हैं, एमबी पब्लिकेशन बुक का सेपरेट जो है आपको सिनोनिम और एंटोनिम का लेसन प्रोवाइड किए हैं। ठीक, तो उस वीडियो का जो है जितने भी उसमें लेसन हम बनाए हैं उसका जो है इस प्लेलिस्ट का हम लिंक जो आपको है कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, आप वहां से आकर हर एक लेसन को देख लीजिएगा। एमबी पब्लिकेशन में जितने पूछे गए हैं वर्ड मीनिंग्स वो सारे आपको वहां पर प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक, तो चलिए अब यहाँ पर देखिए वर्ड मीनिंग्स क्या क्या हैं, और जो हमारे ऑप्शंस हैं, अवॉइड, अवॉइड मतलब होता है टालना। ठीक, एडवर्टेड यानी कि होता है ध्यान दिलाना, एक्सक्लेम्ड यानी कि चिल्लाना, मेंशन यानी कि उल्लेख करना। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए अगर हम इसे सही से समझेंगे हिंदी करके तो ही एडवर्टेड टू द पॉल्यूशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन हिज स्पीच, यानी कि उसने जो है अपने स्पीच में जो वायु प्रदूषण है उसके समस्याओं का जो है क्या किया, ध्यान दिलाया, जो भी उससे संबंधित समस्या है उसके बारे में हम लोगों को अवगत कराया, ध्यान दिलाया। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, Rohan is so magnanimous that everyone is always to fill in the blank to help him in his project. Magnanimous मतलब क्या होता है, उदार,
जो व्यक्ति बहुत ही उदार है, सौम्य है, शांत है। ठीक, अब इसका ऑप्शंस क्या क्या है? ईगर यानी कि उत्सुक। तो हर कोई जो है उसके प्रोजेक्ट में उसकी मदद करने के लिए उत्सुक होता है, क्योंकि वो बहुत ही शांत व्यक्ति, सौम्य, उदार है, वो भी हर किसी की हेल्प करता है। तो यहाँ पर जो है हर लोग भी उसके लिए तत्पर रहते हैं कि हाँ उसकी भी मदद करें। बाकी अगर हम ऑप्शंस को देखें तो इंथुसियास्टिक यानी कि उत्साही, रिलक्टेंट यानी कि अनिच्छुक, इग्नोरेंट यानी कि अज्ञानी या फिर जो अनजान होता है। ऑप्शन है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 to 6 यहाँ पर आपको सिमिलर बताना है यानी कि सिनोनिम। सक्सेलेंट इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रसीला। जैसे कि अगर आप आम खाते हैं वो रसीला, उसका जूस पीते हैं रसीला। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, सकिंग यानी कि स्तनपान करना या फिर चूसना, सॉफ्ट यानी कि मुलायम, जूसी यानी कि आपका हो गया रसीला। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। पेल मतलब क्या हो गया? पीला। क्वेश्चन नंबर 6 कॉन्ग्रीगेशन इसका मतलब क्या होता है? झुंड में रहना। ठीक, क्या होता है? झुंड में रहना, सभा बनाकर रहना, मंडली में रहना। ऑप्शंस देखते हैं, डिस्कशन यानी कि चर्चा करना, अटेंशन यानी कि ध्यान देना, कॉन्ट्रैक्शन यानी कि संकुचन, मतलब कि जो चीज सिकुड़ जाता है, और असेंबली यानी कि सभा में रहना। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 to 8। यहाँ पे आपको अपोजिट बताना है यानी कि विपरीतार्थक शब्द, जिसे एंटोनिम भी बोलते हैं। ठीक, जो हमारा क्वेश्चन है 7 वो है एवेंसेंट। इसका मतलब क्या होता है? एवनेसेंट। तो इसका मतलब होता है आपका क्षण भंगुर, यानी कि कोई ऐसा चीज जो तुरंत टूट जाए, बिखर जाए। ऑप्शंस देखते हैं, इंटाइसिंग यानी कि मोहक, फ्लीटिंग यानी कि क्षण भंगुर, इरेटिक यानी कि अस्थाई, इल्यूसिव यानी कि मायावी। तो देखिए इसमें कोई भी आपका राइट आंसर नहीं है। ठीक, चूंकि पूछ रहा है पॉजिट, तो यहाँ पर देखिए क्षण भंगुर ये भी सिनोनिम हो जाएगा। इरेटिक मतलब होता है अनियमित या फिर अस्थिर, ये भी सिनोनिम हो जाएगा। इल्यूसिव मतलब तो मायावी होता ही है। तो इसका कोई भी यहाँ पर प्रॉपर अर्थ नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसका कोई राइट आंसर नहीं है। आप इन पांचों वर्ड का जो है क्वेश्चन नंबर 7 याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 पैनिग्रिक इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप जो है क्या करते हैं कि वो गुणगान करते हैं किसी का। क्या करते हैं? आप किसी का एकदम हमेशा गुणगान करते रहते हैं, उसका प्रशंसा करते रहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शंस को। नॉक्सियस मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हानिकारक। क्रिटिसिज्म यानी कि आलोचना करना। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। एक तरफ आप किसी की प्रशंसा कर रहे हैं और एक तरफ आप किसी की आलोचना कर रहे हैं। क्रिटिसिज्म यानी कि आलोचना करना। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। फैंटेसी यानी कि कल्पना, ग्रैंडियर यानी कि शानदार। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 यहाँ पे आपको आइडम फ्रेज का अर्थ बताना है। टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील इसका मतलब होता है कि किसी के उन्नति में क्या करते हैं? आप बाधा डाल देते हैं। यानी कोई व्यक्ति पढ़ने की कोशिश कर रहा है, सफल होने की कोशिश कर रहा है, तो जो नेगेटिव पर्सन्स होते हैं उनके ग्रुप में वो क्या करते हैं कि उसमें नेगेटिविटी भरने की कोशिश करते हैं। मीन्स कि उसके उन्नति में बाधा पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे लोगों से आप लोग दूर रहिएगा। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, नेगेटिव लोगों से हमेशा दूर रहने का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 एट लॉजर हेड्स इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी से आप झगड़ा मोल लिए। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। कन्फ्लिक्ट यानी कि किसी से झगड़ा, संघर्ष होना। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। सफर यानी कि भुगतना, फेस टफ कंपटीशन यानी कि कड़ी प्रतिस्पर्धा होना, टू डू और डाई सिचुएशन यानी करो या मरो की स्थिति में होना। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 to 12 यहाँ पे आपको लगता है कि इंप्रूव करने की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएंगे। सी इज द बेस्ट एंड वाइजेस्ट गर्ल इन द क्लास यानी कि वो सबसे अच्छी भी है और सबसे बुद्धिमान भी है। यानी कि यहाँ पर दो अलग अलग चीजों के बारे में बात हो रहा है। एक तो है कि वो सबसे अच्छी है, मतलब कि सबसे बेस्ट, और एक है कि सबसे बुद्धिमान। ठीक, तो यहाँ पर हम जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। यहाँ पर देखिए द बेस्ट है और द वाइजेस्ट है, मतलब कि यहाँ पर दोनों को अलग अलग ऑप्शन सी में दर्शाया गया है। यानी कि द बेस्ट यानी कि सबसे अच्छी और द वाइजेस्ट यानी कि सबसे बुद्धिमान। ठीक, तो यहाँ पर दो अलग अलग चीजों को दर्शाया गया है यहाँ पे, इसलिए ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे। अगर एक चीज को दर्शाने के लिए रहता तो हम लोग ऑप्शन नो इंप्रूवमेंट के साथ जाते हैं। ठीक, क्वेश्चन 12 द पीपुल ऑफ जापान आर वाइजर देन अमेरिका। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इस तरह क्वेश्चन जो है एडजेक्टिव के रूल्स होते हैं कि यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं देन, दैट, ऑफ, जो फिर आपका जो सब्जेक्ट रहेगा। अगर यहाँ पे अमेरिका है तो यहाँ पे अमेरिका। ठीक, तो ये कब यूज होता है? देन, दैट, ऑफ ये यूज होता है जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो। तो यहाँ पर द पीपुल ऑफ जापान आर यानी कि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, तो यहाँ पर हम डैट का यूज ना करके दोस का यूज करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए अगर आपको रूल्स अगर ये नहीं याद रहेगा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। ठीक, तो डैट ऑफ का यूज आप कब करें? जब आपका सब्जेक्ट ये वाला जो है ये सिंगुलर रहे। ठीक, चूंकि हम देख रहे हैं कि द पीपुल
ऑफ जापान आर है, तो ये सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो दैट ऑफ की जगह हम दोज का यूज करेंगे, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, आप इसे अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन 13-14 यहाँ पे आपको डब्ल्यूएस का अर्थ बताना है। वन स्किल्ड इन टेलिंग स्टोरीज, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो अच्छा स्टोरी सुनाता हो, कहानी सुनाता हो। ऑप्शंस देखते हैं। वेंट्रल मतलब क्या होता है, उदर, मतलब पेट से संबंधित। फेनेटिक यानी कि कट्टर। रिकॉन्ट्रेयर यानी कि जो अच्छा बयान देने वाला होता है, जो अच्छी कहानियां सुनाता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। टायरो यानी कि नौसिखिया, ये एसएससी में सिनोनिम के रूप में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, फियर ऑफ फायर को क्या कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, उसे बोलते हैं आर्सेनोफोबिया। ऑप्शन है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। एस्ट्रोफोबिया मतलब होता है तूफान, बिजली से संबंधित जिसे डर लगता है उसे। एस्ट्रोफोबिया मतलब खगोल से जिसे डर लगता है। एरेनोफोबिया जिसे एक पुरुष से डर लगता है, जो पुरुष जितने भी हो गए, किसी से, किसी महिला या फिर किसी पुरुष को, पुरुष जाति से ही जो है डर लगता है, उससे बोला जाता है एरेनोफोबिया। तो ये याद रखिएगा। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 15-16 पे। यहाँ पे आपको जो है इनकरेक्ट स्पेल को चूज करना है। तो देखिए ऑप्शन बी अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 16 में, तो इसका मतलब होता है फैसिस्ट, मतलब तानाशाही, ये करेक्ट स्पेल है। करियर, व्यवसाय या पेशा, ये भी करेक्ट स्पेल है। अपैरल यानी कि पोशाक, ये भी करेक्ट स्पेल है। ऑप्शन है आपका यहाँ पर राइट आंसर है, क्योंकि ये इनकरेक्ट है, हमें यही चूज करना है। हाइजीन का जो करेक्ट स्पेल है वो होता है HYGIENE। हाइजीन मतलब क्या हो गया, स्वच्छता। ठीक, तो EI को यहाँ पर इंटरचेंज कर दिया गया है, इसका मतलब होता है स्वच्छता। क्वेश्चन नंबर 16, रिसाइड मतलब होता है निवास करना। रिवाइज मतलब होता है कि संशोधन करना। एडवाइज मतलब होता है सलाह देना। देखिए ADVIAC, ये एडवाइज आपका है सलाह देना, ये वर्ब के रूप में यूज होता है। एक एडवाइज है ADVIC, ये नाउन के रूप में होता है। ये हो गया सलाह देना और ये हो गया सिर्फ सलाह, ये नाउन के रूप में यूज होगा, और ये जो एस वाला है ये वर्ब के रूप में यूज होगा। तो ये दोनों आपको ऑप्शन दिया हुआ रहेगा एग्जाम में कहीं कहीं पर। ठीक, तो आप दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये वर्ब है और जो CE होता है ये आपका नाउन है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक, डिमाइस जो इसका, ये आपका इनकरेक्ट है, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। डिमाइस मतलब क्या होता है, डिमाइस मतलब होता है मृत्यु, तो यहाँ पे DCE की जगह जो है हम AC का यूज करेंगे, DEMIAC, डिमाइस मतलब मृत्यु। ठीक, तो इसमें एडवाइस वाले वर्ड में आप कंफ्यूज नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 17-18, यहाँ पे आपको सेंटेंस को अरेंज करना है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या सीखा है, सबसे पहले चारों सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, उसके बाद उसमें से एक थीम निकालेंगे, मतलब कि मेन सब्जेक्ट, उसके बाद उसे जोड़ेंगे। तो अगर आप इसे पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट बनेगा वो बनेगा इंडिया। इंडिया के बारे में यहाँ पर बात होगा, यानी कि हमारा जो बनेगा वो एस से बनेगा। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर राइट आंसर है, हम एलिमिनेट कर सकते हैं इन ऑप्शंस को। उसके बाद आप इसे अरेंज करिए। जो इंडिया के लोग हैं, तो यहाँ पर देखिए लोग का बात हो रहा है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आपका आएगा कि उनमें से एक स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। ठीक, और इसके बाद फिर यहाँ पे उन्होंने जो है आइडियल वर्शिप के अगेंस्ट वॉइस उठाया था, अपना बयान दिया था। ठीक, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 जो है आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, आप इसे प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है द MBTS अकेडमी। ठीक, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और वहां पे आपको लेसन अपलोड होने के बाद तुरंत हम PDF भी शेयर कर देते हैं, तो आप चाहें तो वहां पर से ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। एक्टिव पैसिव वॉइस, प्लीज गाइड मी। तो जैसे कि प्लीज या काइंडली का यूज हो तो आप उसे रिक्वेस्टेड टू से बनाएं। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शन बी यहाँ पे हैव बीन है। यहाँ पर वेयर का यूज होगा, चूंकि हम देख रहे हैं ये प्रेजेंट में, तो ये भी एलिमिनेट। यहाँ पर बीइंग का यूज, ये भी एलिमिनेट। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, यू आर रिक्वेस्टेड टू गाइड मी। ठीक, अगर आपको वॉइस में किसी प्रकार का दिक्कत है तो आपको जो है एक प्लेलिस्ट आपको अलग से हम ये आपको दे देंगे आगे कभी लेसन में। ऑलरेडी हम वॉइस बता चुके हैं, वो भी 1 घंटे का लेसन है। ठीक, वॉइस जो है हम 1 घंटे का बना चुके हैं, 2 पार्ट में, आधे आधे घंटे का। तो अगर जिन्हें प्रॉब्लम है वो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उन्हें जो है उसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। यहाँ पे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। अगर आपको नरेशन के किसी भी लेसन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के किसी भी प्रकार में दिक्कत है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप सर्च करेंगे, नरेशन के नाम से आपको सर्च करेंगे, वहाँ पे एक PDF मिलेगा, आप उस PDF को पढ़ लीजिए, आपको हर प्रकार का क्वेश्चन जो है आपको वहाँ पर सोल्व हो जाएगा। ठीक, तो जो क्वेश्चन है, द टीचर सेड द अर्थ रिजॉल्व्स अराउंड द सन। देखिए ये जो है ऐसे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, द अर्थ रिजॉल्व्स अराउंड द सन, ये आपका जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कि ये कभी भी चेंज नहीं होगा चीज। ठीक, क्योंकि जो पृथ्वी है वो हमेशा चारों ओर घूमती है सूर्य के, ये हमेशा कभी भी चेंज नहीं होगा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक, तो ये अगर हम देखें कि ये जो पार्ट होता है ये पास्ट में है,
तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि इन्वर्टेड कॉमा वाले पार्ट को भी पास्ट में ही चेंज कर देते हैं। चूंकि हम ये देख रहे हैं कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है तो इसे हम चेंज नहीं करेंगे, ये हम ज्यों का त्यों ही छोड़ देंगे। ठीक, इसे आप क्या करेंगे, ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ जो भी बात रहे, जैसे आपको एक और एग्जांपल रहेगा कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक, तो ये भी जो है एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कि ऑनेस्टी जो है एक बहुत ही बढ़िया पॉलिसी है, तो ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो आप उसे भी कभी चेंज ना करें। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं, आप कभी भी चेंज नहीं करेंगे। तो बस आपको जो है यहाँ पे करना होगा कि द टीचर सेड दैट द अर्थ रिजॉल्व्स अराउंड द सन। यहाँ पर देखिए ये जो पार्ट है चेंज नहीं हुआ, इसमें सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम लोग दैट का यूज कर लिए। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। आई होप आप अच्छे से समझे होंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो जरूर कमेंट करिएगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपके पास इस प्रकार के लेसन हमेशा मिलते रहें, डेली मिलते रहें, आप अपडेट होते रहें। क्वेश्चन नंबर 21 to 25 है, और शेयर जरूर करते रहिएगा। ठीक, आप भी सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स में जो भी एसएससी का प्रिपरेशन, एसएससी सीडीएस, एयरफोर्स, जो भी एग्जाम में इंग्लिश का पोर्शन है, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उन्हें शेयर कर सकते हैं। ये लेसन्स उनके लिए यूजफुल होंगे, और प्रीवियसली भी ये लेसन्स बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हुए हैं। जो सीजीएल एग्जाम हुआ है रिसेंटली, सीजीएल पीटी और मेंस दोनों में, सीएचएसएल पीटी में, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कमेंट किया उन्होंने सीपीयू के एग्जाम्स में भी, अभी रिसेंटली स्टेनोग्राफर का एग्जाम चल रहा है। तो जिनका भी एग्जाम है, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो जरूर कमेंट करिएगा कि लेसन्स से आपको फायदा मिला है या नहीं। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 to 25 पे। यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया गया है, इसे आपको फिल करना है। चलिए पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपके पास ऑप्शंस हैं। द रिक्वायरमेंट, हम डायरेक्ट यहाँ पे आपको आंसर बता रहे हैं, उसके बाद आपको इसका अर्थ समझाएंगे। ठीक, द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी इन इंडिया आर मेड फ्रॉम बोथ कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल सोर्सेज। जो रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो आवश्यकता है एनर्जी यानी कि ऊर्जा का भारत में, वो हमें कमर्शियल और नॉन कमर्शियल स्रोतों दोनों से मिलता है। ठीक, द मोस्ट, उसके बाद आपका क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी टुडे आर कोल एंड नेचुरल गैस। जो आज का सबसे महत्वपूर्ण, द मोस्ट, ठीक, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि आज का जो महत्वपूर्ण साधन है एनर्जी का, वो है कोयला और नेचुरल गैस। ठीक, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड न्यूक्लियर पावर, यानी कि ये चार हैं। ऑन द अदर हैंड, यानी कि दूसरे तरफ फायरवुड, काउ डंग एंड केक्स, वेजिटेबल्स वेस्ट इटीसी। उसके बाद आपका जो फिल इन ब्लैंक है, कंस्टिट्यूट्स आर कमर्शियल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, यानी कि उनसे भी जो है कंस्टिट्यूट होता है, यानी कि गठित होता है, उनसे भी बनता है। कौन कौन चीज़, तो काउ डंग हो गया, जो गोईठा हम लोग बोलते हैं हिंदी में, फिर वेजिटेबल्स का जो गलना सड़ना हो गया, फिर जो फायरवुड होते हैं, ठीक, उनसे भी बनता है। वाइल नॉन कमर्शियल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, यानी कि जो नॉन कमर्शियल फॉर्म्स ऑफ जो एनर्जी हैं, जो ऊर्जा के साधन हैं, वो मीट डिमांड, उनसे जो है क्या होता है, डिमांड बढ़ता है। कोल इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ कमर्शियल एनर्जी इन इंडिया। जो कोयला है वो सबसे बड़ा, लार्जेस्ट जो स्रोत है, सबसे बड़ा स्रोत है कमर्शियल एनर्जी का भारत में। ठीक, तो यहाँ पर ये आपका लार्जेस्ट हो गया। तो ये है सेट नंबर 20 का पूरे डिटेल में सॉल्यूशन। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक वर्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप प्रीवियस लेसन्स को देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको मिलेगा एमबी बुक सॉल्यूशन 2016, एमबी बुक सॉल्यूशन 2019, एमबी बुक सॉल्यूशन 2018। ठीक, और अगर आप जीएस भी पढ़ना चाहते हैं तो जीएस के भी लेसन्स कुछ अपलोड किए गए हैं, आप प्लेलिस्ट में सारी चीज़ों को देख कर सीख सकते हैं। इसके अलावा जो एसएससी सीएचएसएल 2021 में जो आपका एग्जाम होने वाला है मई अप्रैल मंथ में, उनके लिए भी लेसन्स प्रोवाइड किया गया है, वहाँ पर प्लेलिस्ट बने गए हैं, आप वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं। ठीक, तो लेसन को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं हम लोग आगे के लेसन्स में। थैंक यू।